नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे अब की बार एनडीए सरकार। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 होगा, लेकिन इससे पहले ही संभावित मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ हो गई है। कयास है कि मोदी के साथ करीब 63 मंत्री शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के कई देशों के शासनाध्यक्ष भारत पहुंच चुके हैं। बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी केवल दूसरे ऐसे नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। वहीं एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी के आवास पर चाय बैठक में हिस्सा लिया। पीएम आवास पर मोदी ने मंत्री बनने वाले नेताओं से चर्चा की। पीएम ने उन्हें पहले 100 दिन के काम के बारे में बताया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा 100 दिन का एजेंडा तैयार है और अब उसे जमीन पर उतारना है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। मोदी 3.0 में सबसे ज्यादा आपको बता दें कि जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें कोई खुश है तो कोई नाराज नजर आ रहा है, और जो मंत्री बनेंगे उनके बारे में भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे। पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू बनेंगे मंत्री। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कैबिनेट के जो नए संभावित चेहरे हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू, आपको बता दें कि ये इस बार कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, जैसे कि जानकारी मिल रही है। हर्ष मल्होत्रा इस बार कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। सुरेश गोपी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। बंडी संजय हो सकते हैं कैबिनेट का हिस्सा। मनोहर लाल खट्टर संभावित नया चेहरा मंत्रिपरिषद में आपको देखने को मिलेंगे। चिराग पासवान आपको मोदी कैबिनेट में मिलेंगे। जीतन राम मांझी आपको मोदी कैबिनेट में नजर आ सकते हैं। जयंत चौधरी आपको मोदी कैबिनेट में नजर आ सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल भी आपको कैबिनेट में नजर आ सकते हैं। बेल वर्मा आपको नजर आ सकते हैं कैबिनेट में। रक्षा खड़से आपको नजर आ सकती हैं कैबिनेट पे। तो मोदी कैबिनेट में संभावित नए चेहरे शामिल होने की आशंका जताई जा रहा है। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पुराने चेहरे बता देते हैं। एस जयशंकर आपको नजर आएंगे कैबिनेट में फिर से। शोभा करंदलाजे आपको नजर आएंगी। अर्जुन राम मेघवाल आपको इस बार कैबिनेट में नजर नहीं आएंगे। गजेंद्र शेखावत, और जेडीयू कोटे से कौन कौन मंत्री होगा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। ललन सिंह जेडीयू कोटे से है। रामनाथ ठाकुर जेडीयू कोटे से है। अब आपको टीडीपी कोटे से बता देते हैं कौन से आएंगे। राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर पेमासानी टीडीपी कोटे से। मोदी कैबिनेट में इनको भी जगह मिल सकती है।
तो ये चेहरे हमने आपको बताए जो कि संभावित मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। और आपको बता दें कि आज शाम 7:15 बजे तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम राष्ट्रपति भवन के दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। कई विदेशी मेहमान भी आपको बता दें कि शामिल होंगे। ये व्यवस्था 8,000 लोगों के लिए की गई है। साथ ही साथ विपक्षी दलों के भी कई नेता हैं जिनको न्योता भेजा गया है। यूपी से करीब 1200 लोगों को न्योता गया है। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और जो लेट आया वो उसके लिए वहाँ पर रह जाएगा सर। मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ नहीं हो, नहीं भी जाइए, यहाँ नहीं नई जगह नहीं खड़ी हो जाएगी, जो है वो आप भी समझदार है, संदीप मिश्रा हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सुनील मालवीय संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सुनील से कर लेते हैं। सुनील, अगर हम भोपाल की बात करें तो जिस तरीके से भोपाल से भी मंत्री कैबिनेट में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को जगह मिल रही है और जो 29 की 29 सीटों पर कब्जा पाया गया है बीजेपी द्वारा, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ रहा और माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान का एक अहम योगदान रहा है और उसी का नतीजा है कि उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिल रही है। पिछली बार जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तो माना जा रहा था उनको मोदी कैबिनेट में संभवतः जगह मिल सकती है और ऐसा लग रहा है कि आज उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम है शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के पहले ही, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के दरमियान एक चेतावनी और एक निर्देश दिया था कि मध्य प्रदेश की जो 29 की 29 लोकसभा सीट कर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन 29 लोकसभा सीटों की माला पहनाऊंगा। तो एक सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है मध्य प्रदेश में तो एक लाडली बहना इम्पैक्ट। और शिवराज सिंह चौहान जो जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत करी और मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा ने मेहनत करी, लेकिन पहले भी 5 मध्य प्रदेश से मंत्री थे और अब भी जो संभावित चेहरों में नाम अगर गिना जा रहा है, सबसे पहले जो बड़ा चेहरा है कैबिनेट मंत्री के लिए वो शिवराज सिंह चौहान का है और दूसरा चेहरा जो माना जा रहा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। या 2 चेहरे लगभग थे हो और इन चेहरे के अलावा भी पूरा जो गणित, जो गुणा भाग जो सेट करा है मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को साधने का, तो हम बात करें जैसे धार से सावित्री ठाकुर का संभावित लगभग नाम तय हो चुका है। और बैतूल से अगर बात की जाए तो जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां से दुर्गादास उइके का नाम भी संभावित जो चेहरा है उसमें सामने आ रहा है। और जो चेहरे हैं ये जो सभी जो वर्ग हैं सभी वर्ग को साध कर इन चेहरों को मंत्रिमंडल में, मोदी कैबिनेट की मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। जी ऐसी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आपने जैसा कि बताया कि उनको भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल रही है, वो पहले भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। और अगर हम फिलहाल बात करें तो जनता का क्या रुख नजर आ रहा है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ऐसी निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की जनता है। मध्य प्रदेश की जनता ने 29 लोकसभाएं बीजेपी की झोली में डाली है। तो मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश से लगभग 5 से 6 कैबिनेट मंत्री दिल्ली पहुंचे जो मध्य प्रदेश की जनता की बात रख सके, जो क्योंकि जनता ने ही उनको जीता है, जनता ने ही उनको सर का ताज पहनाया है। तो कम से कम जो 29 की 29 मतलब क्लीन स्वीप बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की जनता भी आमतौर से चाह रही है कि हमारे मध्य प्रदेश से लगभग 5 से 6 मंत्री जाए और जो हमारी बात कैबिनेट में जिम्मेदारी से रख सके। इसलिए जो मध्य प्रदेश की तमाम जो जनता है, और हम बात करेंगे जो बीजेपी के जो कार्यालय है वहां पर आज मोदी जब शपथ लेंगे उसके बाद मध्य प्रदेश के पूरे बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल बनाया जाएगा और जश्न मनाया जाएगा, ढोल धमाके बजाए जाएंगे। जी यस, ठीक है, वापस आता है आपके पास। हमारे साथ संदीप भी लगातार बने हुए हैं। संदीप, यूपी बहुत अहम हो जाता है ये जानने के लिए कि यूपी से किसे मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन यूपी में रहा उसके बाद सभी की निगाहें यूपी पर टिकी हुई हैं और माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह, जितेंद्र प्रसाद, सावित्री ठाकुर, बेल वर्मा और कमलेश पासवान को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है।
देखिए यसी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आगे की सोच के चलती है, यानी कि कहीं ना कहीं आज के जो अगर हम शपथ ग्रहण समारोह की बात करते हैं, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं, इन सबको अगर हम किनारे कर दें तो भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीतियों को पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद से बड़े फैसले लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को पूरी तरीके से साधने का काम जो है वो करेगी, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद 27 के विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को मिला करके भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने के बाद से ही स्पष्ट करेगी कि किस तरीके किनको यहाँ पर इस बार जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली भेजना है। तो ये मकसद होगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी इस बार जातीय समीकरण के आधार की अगर हम बात करते हैं तो उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी इन मंत्रियों को शपथ पद दिलाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ब्राह्मण वर्ग की अगर बात करते हैं, यहाँ से एक चेहरे को भारतीय जनता पार्टी जो है बनाती हुई नजर आएगी। इसके साथ जाट चेहरे को भी साधने का प्रयास करेगी, साथ साथ कुर्मी चेहरे को भी साधने का प्रयास करेगी। तो 6 मंत्रियों के नाम जो है अभी संशोधित चल रहे हैं और लगातार इस नामों पर चर्चाएं जो है वो होती नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि आज शपथ के बाद जो है किस तरीके से फैसले लिए आते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने मंत्रियों को दिल्ली भेजा जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आगे की रणनीतियों के साथ में इस बार जो है विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में आगे बढ़ने का प्रयास करेगी, क्योंकि जो एक समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने अब तक लोकसभा चुनाव में बनाया था उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, वो काम नहीं आया, वो समीकरण उनका बदलता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी वो चाह रही थी कि किस तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश में एक बेहतर समीकरण के साथ में अच्छी सीटें निकल के आए, लेकिन वो असंभव रह चुका है। तो ये माना जा रहा है कि रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी आगे की बनानी जो है वो शुरुआत कर चुकी है। शायद यही वजह है कि किन वर्गों को इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी साधेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं उन नामों में कई नाम ऐसे हैं जिनके नाम पे लगातार जो है पहले से चुनाव से पहले से चर्चा होती नजर आ रही है। एक राजनाथ सिंह का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ से सीट जीत करके आगे बढ़े हैं। दूसरी पीलीभीत से जितिन प्रसाद का नाम सामने निकल के आता है, एसपी सिंह बघेल का नाम सामने निकल करके आ रहा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं इनके कई नाम हैं जिन पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है या केंद्र नेतृत्व कह सकते हैं कि वो विचार विमर्श कर रही है कि कैसे इस बार उत्तर प्रदेश के समीकरण को बदला जाए और आने वाले समय में आने वाले चुनाव में कैसे हम जो है भारतीय जनता पार्टी जो अपना लक्ष्य बनाएगी उसे कैसे हासिल कर पाएंगे। यसी बिल्कुल संदीप, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद जी लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, अगर हम बात करें तो मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत और रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब हरियाणा से मोदी कैबिनेट में कहीं ना कहीं जगह इनको मिलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? राव इंद्रजीत सिंह जो है उनको इसमें केंद्रीय मंत्री के रूप में सोचता है कि उनको केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में जगह मिले। हाँ, इतना जरूर चिट्ठी पहुंच चुकी है, निमंत्रण कार्ड पहुंच चुका है, फोन कॉल पहुंच चुका है। मनोहर लाल खट्टर उनको पहुंच चुका है, वो खुद मोदी समय दिल्ली पहुंच चुके हैं। रवनीत सिंह बिट्टू क्योंकि वो लुधियाना से चुनाव हार चुके थे, उसके बावजूद भी उन्हें पंजाब से मंत्री के रूप में चयनित किया गया। बड़ी बात है पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब के लिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है एक रुख देखने को मिला था और खुद वो 2-3 बार विजिट भी की थी चुनाव के दौरान। तो कहीं ना कहीं पंजाब को किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते और यही कारण ही शायद रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव हारने के बावजूद भी मंत्रिमंडल में जगह मिलना एक बड़ी बात है पंजाब की। जी बिल्कुल मनोज जी, अगर हम बात करें तो जनता का क्या रुख नजर आ रहा है? जिस तरह से अब एक पहली बार है, शायद पैसे पहले जो है बात कर अकाली दल सरकार थी, जब उन समर्थन था आपस में, जब एक गुट में थे, तो कहीं ना कहीं हरसिमरत कौर बादल जो है वो केंद्रीय मंत्री के रूप में पंजाब के अंदर रही है। और शायद ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला एक व्यक्ति जो हारने के बावजूद भी, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद बीजेपी ज्वाइन की, चुनाव हार गए, पर उसके बाद भी पंजाब से मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण में पहुंचे और शपथ लेंगे। और कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों की एक बड़ी ही खुशी की बात, और कई लोगों से बातचीत भी की अपने पंजाब के लुधियाना या इसके आसपास के, तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि पंजाब के अंदर जो योजनाएं पहले रह चुकी थी या जो विकास पहले रह चुका था, वो शायद अब केंद्र के कह लीजिए कि केंद्र जब उसके तरफ ध्यान देगा पंजाब की तरफ, तो कहीं ना कहीं पंजाब का विकास भी अब और अन्य राज्यों की तरफ बढ़ता जाएगा। जी संदीप जी, कहीं खुशी है तो कहीं नाराजगी भी जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
कैबिनेट में जगह ना मिलने से। इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे? संदीप, आवाज आ रही है आपको? जी, यसी देखिए बिल्कुल आपका जो सवाल है, कहीं खुशी कहीं गम तो ये तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि वजह ये है कि बहुत से लोगों को उम्मीदें थी उत्तर प्रदेश में कि खास तौर पे कि अच्छी सीटों से मार्जिन निकालने के बाद से केंद्र में जगह मिलती नजर आएगी। वो उन उम्मीदों पे पानी फिर चुका है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था वो 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से खासतौर पर जीतने का था। उत्तर प्रदेश की चर्चाएं इसलिए अधिक होती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं, चाहे हम विधानसभा की बात कर लें, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात कर लें। तो इन सीटों के सहारे लोग जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता केंद्र तक जाता है, दिल्ली तक जाता है। उत्तर प्रदेश से ही कई प्रधानमंत्री दिए गए हैं। तो ये माना जाता है कि जिस तरीके से समीकरण बिल्कुल बदलता हुआ नजर आया है, क्योंकि जहां पर खुशियों की अगर बात करें तो चुनाव से पहले लोगों के अंदर बड़ा उत्साह था, बड़ी खुशियां थी, और उन प्रत्याशियों के अंदर बड़ी उत्साह था, खुशियां थी जो उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन बहुत सी सीटें थी जो कि पिछले केंद्रीय मंत्री रह चुके थे पिछली बार उत्तर प्रदेश में। इस बार की अगर हम तो बात करते हैं, लगभग 6 मंत्री जो है वो सीट अपनी हारते हुए नजर आए हैं। तो केंद्रीय मंत्री थे, स्मृति ईरानी की बात कर लें तो वो भी केंद्रीय मंत्री थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने राहुल गांधी को हराया था अमेठी से। तो ये माना जाता था कि एक बार फिर से जो है केंद्रीय नेतृत्व वो करती हुई नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल वो असंभव हो चुका है। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं, लगभग 6 ऐसे मंत्री थे जो इस बार उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जीत हासिल नहीं कर सके हैं, जिसके कारण अब उन्हें निराशा हाथ लगी हुई है। लेकिन अब बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो इस बार की कैबिनेट को छोड़ करके इस बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उनमें से भी 2-3 मंत्री हारते हुए नजर आए हैं। हम चाहे रायबरेली की बात कर ले, दिनेश प्रताप सिंह की, जो कि उद्यान मंत्री हुआ करते थे कैबिनेट के, वो हार गए हैं, वो अपनी सीट रायबरेली हारे हुए हैं। इसके साथ साथ पीलीभीत की बात कर ले, जहां पर इस बार जितिन प्रसाद जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उनको भी बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार जो है केंद्र की राजनीति करने का मौका मिलेगा, केंद्रीय मंत्री बनेगा। तो वहां पर कहीं खुशी है तो कहीं पे गम है। जो हारे हैं उनके पास गम है, और जो जीते हैं उनके पास खुशी है कि हो सकता है, उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इस बार जो है केंद्र में कहीं ना कहीं जगह जो है वो मिलेगी मुझे। यसी हाँ बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि नया मंत्रिमंडल, कोई खुश तो कोई नाराज नजर आ रहा है। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 7:15 बजे तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मनीष शर्मा जी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत महेंद्र सिंह जी आपसे करना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से मोदी 3.0 की कैबिनेट का गठन किया जा रहा है, या जिस तरीके से लग रहा है कि हर व्यक्ति को मौका देने की कोशिश इस बार कैबिनेट में की जा रही है, और हालांकि कहीं खुशी और कहीं नाराजगी जो है वो तो नजर आ ही रही है। किसी को मौका मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी घटक दल है उनको भी मौका इस बार कैबिनेट में मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं इस बार की मोदी कैबिनेट को? जी, जैसे इस बार दरअसल मामला अलग है कुछ। पिछली बार जब मोदी सरकार बनी थी तो मोदी जी प्रचंड बहुमत से, बीजेपी अपने प्रचंड बहुमत थी खुद से, स्वयं से। और इस बार क्या है कि जो घटक दल हैं उन पे डिपेंडेंसी है अब। और इस वजह से नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या चिराग पासवान हो, या शिंदे हो, इन सब लोगों की बात सुननी पड़ेगी। जो पिछली बार इग्नोर कर देते थे, इस बार इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू बहुत अच्छे से ग्रिप में रखेंगे इस सरकार को। तो इसकी वजह से जो सोशल जस्टिस है वो कैबिनेट में दिखेगा, यानी कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व इस बार कैबिनेट में दिखेगा आपको, और ठीक ठाक प्रतिनिधित्व दिखेगा। और ये नरेंद्र मोदी जी की भी कोशिश होगी कि उनका जो कैबिनेट हो, जैसे पिछली बार भी उन्होंने, आपको याद हो अगर, तो उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री हैं हमारे कैबिनेट में, तो इसी तरीके से वो लिस्ट भी जारी की गई थी। तो इस बार भी ओबीसी के मंत्रियों पर
बहुत ज्यादा फोकस होगा। साथ में ईबीसी बिहार से, चूंकि बिहार में ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग जो है वो भी बहुत ज्यादा है, 35 से 37% के आसपास आबादी है। और तो वहां से भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, दलितों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, फॉरवर्ड्स को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, सबको मिलेगा। एक बैलेंस कैबिनेट देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि कुछ जो बीजेपी के कुछ जो कद्दावर नेता जो हैं, जो उनका नाम कट सकता है, उनका नाम इस कैबिनेट में नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो सहयोगी दल हैं उनसे कैबिनेट में कुछ ज्यादा संख्या आने की उम्मीद की जानी चाहिए। और इस वजह से बड़े मंत्रालय को सहयोगी दलों के अभी पास तक जो भेज जाएंगे। सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से महेंद्र जी बात करें तो जाहिर है कि जो एनडीए के दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उसमें से ज्यादा चेहरे नजर आ रहे हैं और जाहिर है कि जो पुराने चेहरे हैं वो काफी नदारत नजर आ रहे हैं। चाहे वो स्मृति ईरानी का चेहरा हो, अनुराग ठाकुर का चेहरा हो, कई ऐसे नाम हैं जो इस बार मोदी कैबिनेट में नजर नहीं आने वाले हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? साथ ही साथ मोदी ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो बीजेपी है वो वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय अपने पास रखेगी। जी, सीसीएस के जितने मंत्रालय हैं उस पर तो बात शायद बन गई है और वो मोदी अपने पास रखेंगे निश्चित तौर पर। बहुत अहम मंत्रालय होते हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी लेने होते हैं, तो उसमें तो शायद सहयोगी दलों को ना दिया जाए। लेकिन जो पहला सवाल है आपका कि बहुत सारे मंत्री जो नहीं बन पाएंगे, उसकी एक वजह यह भी है कि उनके बहुत सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं। उत्तर प्रदेश से ही बहुत सारे 7 मंत्री चुनाव हार गए हैं। पूरे देखे जाए तो शायद 14 मंत्री चुनाव हारे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मंत्री तो चुनाव ही हार गए, तो उनका तो कहीं कोई मतलब ही नहीं कि उनको बनाया जाए। हाँ, अनुराग ठाकुर जो है उनको कहा जा रहा है कि संगठन में भेजा जाएगा। अनुराग ठाकुर को की जगह जेपी नड्डा को वहां से लिया जा रहा है। और जेपी नड्डा का कार्यकाल, चूंकि एक्सटेंशन मिला था, उनका कार्यकाल पहले खत्म हो चुका था, सिलेक्शन के लिए उनको एक्सटेंशन दिया गया था। तो प्रेसिडेंट अब वो जून में उनका खत्म हो जाएगा, अध्यक्ष के तौर पर उनकी पारी खत्म हो जाएगी। तो ये कहा जा रहा है, अभी कयास है, अभी बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी नहीं इस पे, कि अनुराग ठाकुर को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसलिए शायद कैबिनेट में नहीं लिया जाएगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से जैसे महेंद्र नाथ पांडे नहीं जीते, संजीव बालियान नहीं जीते, अजय मिश्र टेरी नहीं जीते हैं, स्मृति ईरानी नहीं जीती हैं, तो कौशल किशोर नहीं जीते। इस तरीके बहुत सारे जो हैवी वेट, जो बड़े बड़े मंत्रालय ले रखे थे इन लोगों ने, नहीं जीते हैं। और नहीं जीते हैं तो दावेदारी भी नहीं ठीक है। महेंद्र सिंह जी, वापस आएंगे आपके पास। मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। मनीष शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं इस बार मोदी कैबिनेट 3.0 को? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि इस बार थोड़ी बदली हुई परिस्थितियां हैं और मंत्रिमंडल में जो 272 का जो जादुई आंकड़ा वो बना रहे हैं, इसकी छाया पूरे मंत्रिमंडल के को लेकर के उस पर लगातार बनी रहे। ये उनके सामने एक बड़ा संकट है। और इसलिए आप देखेंगे कि सारा फोकस इस पे ये होगा कि ये सरकार आगे कैसे चल पाए। अब ये कंट्राडिक्शन है इस सरकार के साथ, खास करके मोदी जी के साथ, कि पहली बार उनको अल्पमत की सरकार चलानी पड़ रही है। गुजरात से ही ये आदत नहीं है जी। गुजरात में भी जितने दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहे, वो प्रचंड बहुमत के साथ रहे। और भारत दिल्ली में भी 2 बार वो प्रचंड बहुमत के साथ रहे हैं। अब उनको पहली बार इस तरह की स्थितियों में का सामना करना, ये उनके हैबिट में नहीं है, उनके आदत में नहीं है, उनके कल्चर में नहीं। बिल्कुल। और इसका एक हमको लगता है कि उनके ऊपर जो छाप है आमतौर पे, पार्टियों को तोड़ देने का, खरीद लेने का और ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके चीजों को अपने पक्ष में कर लेने का, ये उनकी जो एक छाप है, उनके ऊपर एक इस ठप्पे को हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि चंद्रबाबू नायडू और कोई पद नहीं ज्यादा मांग रहे थे कि हमको स्पीकर का पद दे दिया जाए। मैंने एक तरफ गले भी मिल रहे हैं वो मोदी जी से, और डर भी लग रहा है कि वो उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। अब स्पीकर का पद क्यों मांग रहे हैं, इसको हम लोगों को समझना चाहिए कि वो इसलिए मांग रहे थे कि भविष्य में स्पीकर का रोल बढ़ जाएगा जब तोड़ फोड़ और इस तरह की चीजें होंगी। और ये इसको भी समझना है कि मोदी जी का जो कामकाज को जो तरीका है, वो उनकी जो दिशा क्या होगी, उनकी दिशा ये होगी कि अभी भले वो
तमाम अपने सहयोगी संगठनों की बातों को कुछ मान ले, उनको अभी शपथ लेना है, कुछ चीजें कर ले, लेकिन उनकी दिशा क्या होगी? उनकी दिशा ये होगी कि खुद को भाजपा को भी 272 तक ले जाना, और ये उनके लिए ये आने वाले समय में वो करना चाहेंगे। और इसलिए ममता जी ठीक कह रही है कि वो जो है, ममता जी का एक बयान आ रहा है कल से, कि आज ही का बयान है संभवतः कि ये जो दोनों हैं वो हम लोगों के सहयोगी हैं, कुछ दिन बाद उनको लौटना है। चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो जल्दी ही लौटने वाले हैं, इंतजार करिए थोड़ा, इस तरह की चीजों की बात बोली जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सरकार है, ये इसको जनादेश तो इसको जाने का था, ये विदाई का था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जनादेश आपको न भी मिले लेकिन आप सरकार बना लेते हैं। लेकिन जब आप सरकार इस तरह की स्थितियों में बनाते हैं तो आपका इकबाल नहीं रहता है। आप सरकार का जो इकबाल होता है, जो उसकी नैतिकता होती है, वह इस सरकार में है नहीं असल में। और इसलिए मेरा मानना है कि आप और ध्यान से देखिएगा, ये जो विदेश मंत्रालय है, ये जो गृह मंत्रालय है, ये जो वित्त मंत्रालय है, ये जो रेल मंत्री होंगे, ये जो आपके परिवहन मंत्री होंगे, ये जो सारे जो लोग हैं, ये जो आप देखेंगे, ये तो बीजेपी के पास रहने जा रहा है। और ईडी है, सीबीआई है, वो तो पीएम को संचालित करती है। वो जो वित्त विभाग है, उसको जो है वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स को वो करता है। तो ये जो 4-5 मंत्रालय हैं, ये अगर बीजेपी के पास रहेंगे तो जो सहयोगी संगठन है उनके अंदर हमेशा भय पैदा करते रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास सीबीआई है, उन्हीं के पास जो है ईडी है, उन्हीं के पास जो है आपका जो है इनकम टैक्स ऑफिस है। तो ये एक खतरा, एक कंट्राडिक्शन है इस सरकार का। ये सरकार पहले दिन से ही इस कंट्राडिक्शन में प्रवेश कर गई है कि एक तरफ वो सहयोगियों को गले लगा रही होगी और दूसरी तरफ सहयोगियों को तोड़ने की कोशिश में भी वो लगातार वो कोशिश में रहेगी, और नहीं भी रहेगी तो सहयोगियों में हमेशा भय जो है बना रहेगा। और ये कंट्राडिक्शन कितना दिन चलता है ये देखना बाकी है। हमको मुश्किल लग रहा है कि ये सरकार बहुत सामान्य तरीके से चल पाएगी। ठीक है, और बात कर रहे हैं आपकी बार एनडीए सरकार, और चर्चा इसी पर कर रहे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन की भी इससे पहले आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी, जो कि पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुका है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, और मोदी कैबिनेट जो है वो इसका भी लगभग गठन हो गया है। हालांकि आगे की स्थिति स्पष्ट होगी जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, यूपी पर सभी की निगाहें थी कि यूपी से किनको मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में प्रदर्शन रहा, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि यूपी से आखिर कौन कैबिनेट में होगा। तो राजनाथ सिंह का नाम तो तय है, जितिन प्रसाद का नाम लगभग तय माना जा रहा है। एक दो और लोग हैं जिसमें सावित्री ठाकुर, बिल शर्मा का भी नाम है, एसपी सिंह बघेल का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इस बार मोदी कैबिनेट को, साथ ही साथ यूपी से जिन लोगों को रखा जा रहा है उनके लिए? देखिए सीधी बात सच है कि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, और भले ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीटें ज्यादा ना जीत पाई हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आगे भविष्य को भी ध्यान में रखता है तो रखना है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वो यूपी को उचित प्रतिनिधित्व जरूर देंगे। लेकिन अब इस बात मुझे जो लग रहा है, जिस तरह से ये पिछले मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस रहा, जो बहुत अच्छा नहीं रहा यूपी में, तो मुझे जो लग रहा है कि इस बार कुछ इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि अगला जब विधानसभा चुनाव होना है उसके हिसाब से भी गणित क्या है कि किस जाति के, किस धर्म के, कैसे क्या करना है। क्योंकि बहुत बड़ा एक ये जो जनादेश मिला है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक झटका है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही थी केंद्र में, उसको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का झटका हमको खासकर यूपी से मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो यूपी की भरपाई भविष्य के लिए करना है उनको, तो उस तरह से यहाँ कुछ नया प्रयोग करेंगे जो अभी तक। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से आप देखिए पिछला इतिहास देखिए, तो जब भी जो नाम हम लोग बताते हैं उसमें कुछ नए नाम ही निकल के आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक चौंकाने वाला काम करती आई है, चाहे वो राष्ट्रपति का नाम देख लीजिए, चाहे उपराष्ट्रपति, ये सब जो नाम है जो लोगों को जहन में कभी रहा ही नहीं, और या लोग उस क्षेत्र के लोग जानते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको सर्वोच्च पदों पर बैठा करके पूरे देश में उनको बताया। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयोग करती रही है। तो मुझे जो लगता है कुछ राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद जिस तरह से 4-5 लोगों को छोड़
होने के बाद कुछ नए प्रयोग करेगी, कुछ नए लोग की, जिससे यूपी की राजनीति को साधा जा सके। क्योंकि भविष्य में यहाँ चुनाव जो विधानसभा का होना है उसमें, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जो उनको जो यहाँ पर रिजल्ट दिखा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर चिंतित जरूर होगी, और उसको लेकर के ही वो जो यूपी के जो मंत्री बनाना है। और रही बात जो अभी तो जो मेन काम तो विपक्ष की जो उनके जो सहयोगी दल है, जो सहयोगी दल है उनको साधने का था। फिलहाल उनको कैसे समायोजित किया जाए, भाजपा के कौन मंत्री बन पाएगा कौन नहीं बन पाएगा, ये अभी उतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा। मुद्दा जो उनके सहयोगी है उनको साथ करके सरकार बनाना है, शपथ लेना है, कामकाज शुरू करना है, फिर धीमे धीमे वो अपने कैसे समायोजित करना है, किसको हटाना है वो करेंगे। लेकिन फिलहाल तो राजग जो सहयोगी है उनको उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए और वो संतुष्ट हो जाए, उनको जो विभाग कहते हैं उनको संतुष्ट करेंगे, विभाग देखिए चूंकि अपनी इच्छाएं हैं, कोई मांगेगा कोई कुछ मांगेगा तो उसको कैसे आएंगे, ये मुद्दा होगा। दो बार की टर्म में अगर देखिए 10 सालों में, तो उसमें मोदी अपना एक एजेंडा चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एजेंडा था, उस एजेंडे पे ही काम होता था, उसमें किसी के सहयोग की या किसी की राय की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो राजग की जो केंद्र सरकार बनेगी उसको जो भी अपना एजेंडा होगा उस एजेंडे को जो उनके साथ में सहयोगी दल है उनके साथ भी साझा करना पड़ेगा और उनकी राय भी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। तो ये बड़ा उनके लिए चैलेंजिंग होगा कि इस बार कैसे सबको साथ लेकर के, क्योंकि अभी तक जो उनका नारा था कि सबका साथ सबका विकास, तो सही मायने में देखिए तो इस बार उनके सामने ये मामला आया है कि अब सबका साथ कैसे लेके चलेंगे कि सबका विकास हो सके। तो ये अभी कुछ ही देर में क्लियर होगा। और जो हमको जो लगता है कुछ नाम अगर छूट भी जाते हैं तो अभी आगे चल के जब विस्तार होगा या चुनाव के जो परिदृश्य दिखेगा उसमें लगेगा कि किनको शामिल किया जा सकता है, किससे नुकसान हो सकता है, किससे फायदा हो सकता है, तो उनको भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल अभी तो बहुत बड़े बड़े जो नाम थे यूपी के जो इस बार चुनाव में हार गए से किसी का नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद उनमें से किसी नाम को ठीक है। आलोक जी वापस आते हैं आपके पास। मनीष शर्मा जी, अभी प्रफुल्ल पटेल जी का बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मुझे राज्य मंत्री बनना स्वीकार नहीं, मैं केंद्रीय मंत्री रह चुका हूं। तो वो जो नाराजगी और खुशी वाली बात है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि कई लोग नाराज है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मुझे ऑफर मिला, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन राज्य मंत्री बनना स्वीकार नहीं क्योंकि मैं केंद्रीय मंत्री रह चुका हूँ। अभी मैं देख रहा था दिल्ली, जब ये टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू साहब जो अभी दिल्ली आ रहे थे तो उनका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत निराशाजनक दिख रहा था। वो खुद जो चाहते थे उनको वो बिल्कुल मिला नहीं और वो पूरे उनके भावभंगिमा से बेहद नाराजगी दिख रही। और अभी आपने ये अजीत पवार का बयान मैं देख रहा हूँ, अभी अजीत पवार का बयान आया है कि राज्य मंत्री का ऑफर दिया जा रहा था। प्रफुल्ल पटेल का भी बयान है कि मैं तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ। तो ये अभी मैं कह रहा हूँ इस बार इन सब चीजों को साधना मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत कठिन होने जा रहा है। ये अभी आप देखिए कि बिहार में उनको बहुत सारे लोगों को मंत्री बनाना पड़ा है, बहुत सारे उनके सहयोगी जो वहां पे संगठन है। बिहार से भी 7-8 इस तरह का अभी इसी पहले शपथ समारोह में ही जो है इस तरह की कोशिश करनी पड़ रही। तो मेरा ये कहना है कि मैं जो बात आपसे कह रहा था कि इस बार के इस सरकार का मुख्य कंट्राडिक्शन सरकार चलाना नहीं रह जाएगा, मैंने जो है अपने सहयोगियों को संभालना है, उसका सेंटर पॉइंट बनने जा रहा है। बिल्कुल। तो इस बार की जो सरकार है वह जो है एक तो नैतिक इकबाल खो चुकी है, जनादेश खो चुकी है। असल में उसको विदाई का संदेश दिया था जनता ने, लेकिन उसने सरकार बना लिया। लेकिन अभी जो ये सरकार बनने जा रही है वह पूरे अपने कार्यकाल में अपने सहयोगियों को ही संभालने में, अपने सरकार को बचाए रखने में, यही उसका केंद्रीय एजेंडा बनने जा रहा है। और इसलिए ये फर्स्ट डे से आपको दिख रहा है, ये पहले दिन से जिस तरह की जो भावभंगिमा तमाम जो सहयोगी संगठनों ने ले रखी है, ये साफ साफ आपको इस पूरे दौर में दिखेगा। और पूरा शपथ ग्रहण समारोह भी मैं देख रहा हूँ, वो बहुत कोई उत्साहजनक माहौल में हो, कोई बहुत उस तरह का जो है कुछ कार्यकर्ताओं में सहयोग, बहुत उस तरह का उत्साह क्रिएट करे, बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा। एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस बार जो देखिएगा एक मजबूरी ये है कि
कि इनके जो बहुत आंख से जो फाड़ फाड़ के बांह चढ़ा चढ़ा के जो इस तरह के बयान देने वाले जो नेता हैं, उनको भी आप देखिए कि मोदी जी को थोड़ा किनारे लगाना पड़ेगा। अब जैसे अजय टेनी हार भले गए हैं, लेकिन उनको ऐसे भी अब मंत्री नहीं बनना है। स्मृति ईरानी को जो है आप देखिएगा कि हार गई है, उनको अब कैबिनेट में नहीं रहना है। या आप देखिए कि अनुराग ठाकुर जीत के भी आए हैं, लेकिन महेंद्र जी बोल रहे हैं, लेकिन एक और भी पहलू है कि जिस तरह के अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह के उनकी छवि इस तरह की बनी हुई है, तो मोदी ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये जो उनके मेन स्ट्रीम है, उनको एक फ्रिंज एलिमेंट में बदलने जा रहे हैं। मतलब अभी वो तात्कालिक तौर पे उसको बहुत सारे ऐसे नेताओं को थोड़ा किनारे करना होगा जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, नफरती बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने उस तरह के जो है उकसावामूलक बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो सब अजीत पवार जी देखिए बयान दे रहे हैं, हमारी ताकत कम नहीं है। अब शपथ ग्रहण के पहले ही एनडीए में ये बड़ी हलचल शुरू हो गई है। हम जिसकी बात कर रहे हैं कि भैया इनको संभाल के कैसे रखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। अजीत पवार जी साफ तौर पर कह रहे हैं, उन्होंने राज्य मंत्री पद ठुकरा दिया है और वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमें भी कैबिनेट में पद मिलना चाहिए। अब पद तो उतने ही हैं, दावेदार बहुत हैं, क्या करे मोदी जी भी। जी बिल्कुल। और ये भी एक समझिए कि ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में एक बड़ा झटका तो मिल गया है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ये जो 3-4 प्रदेशों में जो चुनाव होने वाला है अभी तत्काल राज्य का, ये भी ये केंद्र में सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, या केंद्र में किसकी सरकार रहेगी, ये राज्यों के चुनाव भी बहुत जल्दी तय करने जा रहे हैं। इसको भी हम लोगों को, जिसकी शुरुआत लोकसभा से ही हो गई है, लोकसभा चुनाव से ही जिसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, महेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं। महेंद्र सिंह जी, दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने एक बार फिर से कब्जा हासिल कर लिया है। केजरीवाल जी ने लाख इमोशन कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन जनता ने केंद्र में हमेशा मोदी को ही देखना पसंद किया है और इसी की नजीर रहा कि 7 की 7 सीटों पर दिल्ली बीजेपी ने अपना कब्जा किया है। और अब जो मोदी कैबिनेट है उसको कैसे देख रहे हैं दिल्ली से और मोदी कैबिनेट से? दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा का नाम आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है उनको मंत्रालय मिल जाए। दिल्ली से एक मंत्री रहता है, तो दिल्ली से वो हर्ष मल्होत्रा का नाम आगे चल रहा है। और दूसरी तरीके से यह है कि दिल्ली से अगर कहा जाए, यूपी कोटे में है वो पुरी साहब, लेकिन वो है तो दिल्ली के ही रहने वाले, राज्यसभा से हैं, तो एक मंत्री वो बन जाते हैं, तो इस तरीके से दिल्ली का कोटा पूरा हो जाता है। हरदीप सिंह पुरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो और हर्ष मल्होत्रा जो सांसद बने हैं पूर्वी दिल्ली से, तो वो उनका नाम चल रहा है। हालांकि अब देखते हैं किसका नाम आगे आता है, लेकिन ये जो अजीत पवार वाली बात है, इसमें निश्चित तौर पर उनकी डिमांड बिल्कुल ठीक है। वो बड़े नेता हैं और उनके अगर प्रफुल्ल पटेल को बनाते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, वो बड़े नेता हैं, कई बार के सांसद हैं। और जीतन राम मांझी जिस तरीके से एक सीट जीत के कैबिनेट मिनिस्टर की दावेदारी है, और वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए भी जाएंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इस तरीके से दावेदारी ठीक है उनकी। और यही गठबंधन सरकारों में यही होता है, और ये जितने गठबंधन के लोग होते हैं, भागीदार होते हैं, पार्टनर होते हैं, वो अपना ड्यू लेके रहते हैं, और यही दबाव है, यही पॉलिटिक्स, और यही एक अगर कहा जाए गठबंधन सरकारों की अच्छाई भी यही है कि कोई भी इतना पावरफुल नहीं हो जाता है कि वो मनमाने तरीके से सरकार चलाए। और इसलिए सहयोगी जो है वो कई बार मंत्री पद के लिए तो अपनी दावेदारी अच्छी करते ही हैं, इसके अलावा जो जनता के मुद्दे होते हैं, उन जनता के मुद्दों पर भी सरकार अपनी ही सरकार को अच्छे फैसले लेने के लिए मजबूर भी करते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि कोई सरकार, प्रधानमंत्री जी जैसे पुराना इनका रिकॉर्ड रहा है, मनमानी तरीके से कोई भी फैसले ले लेना हो आप, तो वो सब तरीके गठबंधन सरकार में नहीं होते हैं। तक की सरकार भी जो चली थी उसमें भी बहुत सारे जो घटक दल थे वो पूरा पकड़ के रखते थे, सरकार को इधर उधर जाने नहीं देते थे। तो इसीलिए ये सरकार अगर चली, जिसकी संभावना मैं अभी तो कम से कम शुभकामनाएं दूंगा, और सरकार चलनी चाहिए, इसके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर दूसरी सरकार भी बनती वो भी गठबंधन की सरकार बनेगी। बिल्कुल, अगर इंडिया ब्लॉक की बनती है तो वो भी गठबंधन की बनेगी, और ये भी गठबंधन की बनेगी। तो दोनों में कमोबेश इसी तरीके की दिक्कतें रहेंगी, उन्हें भी अपने पार्टनर्स को संभालना है और इन्हें भी अपने पार्टनर्स को संभालना है। अब
इनके साथ फेवर ये है, इन्हें 2-3 को संभालना है जो ज्यादा संख्या में आए, नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, शिंदे को, इस तरीके के, क्योंकि सरकार संख्या के आधार पर चलनी है। संख्या जिनके पास ज्यादा उनको ठीक है। संभालना, जिनके पास महेंद्र थोड़े सिंह से जी, कम है। वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ कुमार कौशलेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है कौशलेंद्र जी आपका। और बिहार की राजनीति ने तो वाकई हलचल मचा रखी थी। नीतीश कुमार जी जिस तरीके से एक कह रहे थे, कहा जा रहा था कि किंग मेकर का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो महत्वता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और ये भी माना जा रहा था कि कुछ मुख्य मोदी कैबिनेट में कुछ मुख्य पद उनके द्वारा मांगे गए थे। हालांकि बीजेपी ने अभी फिलहाल जो जानकारी है रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा है। तो नीतीश कुमार जी के कोटे में क्या जा सकता है? देखिए, ये लोकतंत्र का सौंदर्य है। हम्म। ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सरकार कमजोर है, सरकार में लोग जुड़े हुए हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे। ये भारतीय लोकतंत्र का सौंदर्य है। भारतीय लोकतंत्र में अगर जनता ने मैंडेट दिया इस तरह का कि ठीक है आप भी आइए, आप भी आइए, मिलके सरकार बनाइए, द बेसिक थिंग इज दैट कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ठीक है, अब इसमें किसकी क्या भूमिका होगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो मेरा अनुभव है, मुझे नहीं लगता है कि आईके गुजराल और देवेगौड़ा के जमाने में जो स्थितियां बनी थी वो स्थितियां इस दफा बनने जा रही हैं। इस दफा सरकार चलेगी, अपने तरीके से चलेगी। हाँ, कुछ ये जो राजनीतिक इतिहास होता है वो अपने ढंग से इतिहास के पन्ने लिखे जाते हैं, तो एक नया पन्ना लिखा जाएगा। और रही बात, आपने बिहार की बात की कि बिहार में ये दबाव है कि ये मंत्री पद चाहिए, वो चाहिए। एक्चुअली वी द जर्नलिस्ट वी एनालाइज सो मेनी थिंग्स। ये होगा, वो होगा, फलाने बनेंगे, फलाने ये दबाव डाल रहे हैं, वो दबाव डाल रहे हैं, लेकिन एनालिसिस होता है। लेकिन जो रियलिटी है फिर हम लोग अपनी एनालिसिस को उसके मुताबिक बदल देते हैं। अभी नीतीश जी के बारे में कहा जा रहा था कि वो इनके साथ होंगे, कि नीतीश जी उधर जा रहे हैं, नीतीश जी ये दबाव डालेंगे, फलाना डालेंगे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अभी ये सरकार बनने दीजिए, शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए और सरकार कुछ दिन चलेगी, उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी। हाँ, रह गई बात मंत्रिमंडल की, तो ये सरकार उतनी कमजोर नहीं है जो पहले वैकल्पिक ये सरकारें बनती थी, गठबंधन की सरकारें, वैसी सरकारें नहीं हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी के साथ भी उन लोगों का भी फॉर्मूला बी होगा, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बी नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता ना तो चंद्रबाबू नायडू नेगेटिव जाएंगे ना नीतीश कुमार नेगेटिव जाएंगे। हाँ, मंत्री पद बंटवारे को लेकर एक जो खींचातानी दिखती थी पहले, जो चिल्लपों मचती थी, वो चिल्लपों नहीं मचेगी। लोग आपस में चीजों को सुलझा लेंगे। हाँ, अभी चूंकि सुर्खियां बटोरनी है तो हम लोग भी बटोरते हैं। इनको ये नहीं मिला तो ये वो कर देंगे, फलाना वो कर देंगे, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। लेट अस सी, शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए, सरकार कुछ दिन चलेगी, उसके बाद फिर हम लोग इसको एनालाइज करें। बिल्कुल, वापस आएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से, जहां पर मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। और 7:15 बजे, जैसा कि जानकारी है, 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है।